वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ एसएससी पीवाईक्यू सीरीज ऑन अलजेब्रा। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, जो कि पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 के अंदर, कि अगर ये एक्सप्रेशन जो है वो 2ab + 2a के बराबर है तो हमें a की वैल्यू बतानी है। अब कोई बच्चा इसको देख के सोचेगा कि यहाँ पे शायद a + b + c का होल स्क्वायर लगाने से कुछ काम होगा, लेकिन उसका फॉर्मूला लगाने से केवल ये सवाल कॉम्प्लिकेट होगा और कुछ नहीं। तो अगर इसको आप छोड़ दो एक कुछ समय के लिए, और ये जो टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे, इनको अगर देखो तो a² है, b² है, 1 2b 2ab और 2a। अगर ये टोटल टर्म्स आप काउंट करो तो ये 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इनको अगर हम इधर ले आएंगे टोटल 6 टर्म्स हो जाएंगे। और ध्यान से देखो, a² भी है, b² भी है, 1 को भी हम 1² लिख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है, क्या a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + bc + ac। यानी कि इसमें कितनी टर्म्स होती है, 3 टर्म, और ये 3 टर्म 6 टर्म। यानी कि हो सकता है यहाँ भी 6 टर्म है, इसमें भी 6 टर्म होती है, तो हो सकता है कि इसमें a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाए। हाँ, लग भी सकता है, क्योंकि देखो a² b² तो आ ही गया है, और अगर हम c को 1 ले लेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन सकता है। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर बनाने की। तो वो हम कैसे बनाएंगे, पहले इन टर्म्स को हम इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसके बाद इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो, यहाँ पे मैंने -b का स्क्वायर लिखा है। वो क्यों लिखा है, क्योंकि a + b + c के होल स्क्वायर में 2ab भी आता है, लेकिन यहाँ पे 2ab नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे -2ab लिखा हुआ है। अगर हमने a को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया है तो फिर हमें b को नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि तभी -2ab आएगा, नहीं तो उसमें तो प्लस ही आता है। तो हमने इसको -b मान लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी हमने -1 माना है। क्यों हमने -1 माना है, क्योंकि हमने b को नेगेटिव मान लिया था। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 2bc, c हमारा 1 है तो 2bc क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो 2b हो जाएगा +2b, और वही हमें चाहिए, +2b चाहिए। अगर यहाँ -2b दिया हुआ होता तो हम जो 1 है, जो हमने -1 माना है, इसको हम 1 ही मान लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव 2b दिया हुआ है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम -1 यहाँ पे लिखेंगे। फिर जब हम 2 × -b × -1 करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा हमारा। तो हमें ऐसा बनाना है, इसलिए हम -1 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो हो गया a² - b का स्क्वायर, और ये इस तरीके से फिर हम 2ab लिखेंगे तो 2a - b, और 2bc लिखेंगे तो 2 - b - 1, और 2ac लिखेंगे तो 2 मतलब 2ca लिखेंगे तो 2 - 1a, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। बस अब बहुत आसान बन चुका है सवाल, क्योंकि ये क्या है, ये है a - b - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, a - b - 1 का होल स्क्वायर हो गया 0। अब देखो, एक बात जो यहाँ पे समझने की है वो है, मैंने क्या किया है, इसको भी 0 किया है, इसको भी 0 किया है। ऐसा क्यों किया है, देखो यहाँ पे एक नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी किसी नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, या तो ग्रेटर देन होता है, किसी भी नंबर x का स्क्वायर जो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। अगर वो नंबर x 0 है तो वो स्क्वायर 0 हो जाएगा। और फिर x चाहे फिर कोई सा भी नंबर हो, उसका स्क्वायर मतलब 0 के अलावा कोई सा भी नंबर हो वो पॉजिटिव ही आएगा, और अगर 0 है तो वो 0 आ जाएगा। यानी कि जो ये वाला नंबर है ये हमेशा पॉजिटिव या 0 आता है। अब देखो, यहाँ पे हमें क्या बता रखा है कि इन दोनों का सम जो है वो 0 आ रहा है। अब इन दोनों का सम 0 कब पॉसिबल है, देखो, या तो ये नंबर 0 होगा या पॉजिटिव होगा, या तो ये नंबर 0 होगा या पॉजिटिव होगा। अगर मान लो ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए तो फिर सम तो 0 आ ही नहीं सकता। केवल एक ही कंडीशन में सम 0 आ सकता है, जब ये दोनों ही 0। बाकी और कोई सी भी आप कंडीशन लोगे, ये 0 ये पॉजिटिव, तो भी सम पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव ये 0 तब भी सम पॉजिटिव आएगा। तो केवल एक ही कंडीशन, और दोनों पॉजिटिव लोगे तब भी सम पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि एक ही कंडीशन है, और नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता स्क्वायर, ये तो हमें पता है। तो केवल एक ही कंडीशन है जहाँ पे ये सम पॉजिटिव आ सकता है, सॉरी जो 0 आ सकता है, और वो कंडीशन है कि ये दोनों अलग अलग 0 हो जाए। मतलब ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अगर ये 0 होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा कि a + b जो है वो 6 आएगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि a - b जो है 1 आएगा। तो एक इक्वेशन ये मिल गई a + b = 6, और एक इक्वेशन ये मिल गई a - b = 1। अब हमें 2 इक्वेशन मिल चुकी है। अब हमें a निकालना है, तो बड़ी आसानी से हम इनको ऐड कर देंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा, और 2a = 6 + 1 7 आएगा, तो a की वैल्यू 7/2 आएगी, यानी कि 3.5 आएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है, देखो, अब जो भी ये सवाल को देखेगा वो सोचेगा कि
इस सवाल में क्या बड़ी बात है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम फिर भी आपका वेस्ट होगा। तो देखो ये ऐसे रेशो वाले जो सवाल होते हैं जो कुछ इस पैटर्न के होते हैं, तो उसमें हम एक तरीका यूज़ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, तो एक जो कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो या डिविडेंडो जो भी है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, जब भी इस प्रकार का रेशो हमें दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि कुछ न्यूमरेटर में है कुछ डिनोमिनेटर में है, a/b इक्वल टू c/d। अगर इस तरीके का हमें दे रखा है तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूला है पूरा, इसका प्रूफ भी होता है। तो ये काफ़ी काम का आता है, रेशोज एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाया भी जाता है। तो अगर a/b जो c/d के बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ये कर सकते हैं, और इधर भी उसी प्रकार से न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी कि अगर a/b c/d के बराबर है तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। अब देखो ऐसा करने का लेकिन फ़ायदा तब होता है जैसे यहाँ पे 3a माइनस 4b है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। करने का फ़ायदा तब होता है जब a और b थोड़े एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें a और b एक जैसे नहीं, मतलब यहाँ ये a है हमारे लिए पूरा, हमारे लिए ये b है, ये c है और ये d है, लेकिन a और b तो एक जैसे नहीं दे रखे क्योंकि यहाँ तो a b है और यहाँ पे स्मॉल c स्मॉल d लिखा हुआ है। तो एक जैसी टर्म्स कौन कौन सी है, ये दोनों है और ये दोनों है, लेकिन ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको इधर भेज देंगे, वो तो हम कर ही सकते हैं। तो हमने 3a प्लस 4b अपॉन इसको क्या कर दिया, हाँ इसको इधर ले आए और इसको इधर भेज दिया। ठीक, अब हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो उससे क्या है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो आप जैसे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो 4b से 4b कैंसिल, यहाँ पे 3a से 3a कैंसिल, उसी प्रकार है 4d से 4d कैंसिल और नीचे 3c से 3c कैंसिल। तो आपका आएगा 6a अपॉन 8b इक्वल टू 6c अपॉन 8d। तो ये 6/8 तो कट जाएगा और a/b आएगा c/d, यानी कि ad इक्वल टू bc आएगा। और ये जो है वो ऑप्शन में दे रखा है सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू, ये जो क्वाड्रेटिक हमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जहाँ पे x एक रियल नंबर है। देखो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू जो क्वाड्रेटिक किसी एक्सप्रेशन की आती है वो x इक्वल टू -b/2a पे आनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप जल्दी से सॉल्व कर पाओ। किस पे आती है, -b/2a पे, जहाँ पे b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है और a जो है x² का कोफिशिएंट होता है। तो यह इस वाले एक्सप्रेशन के लिए -b/2a क्या हो जाएगा, -20 अपॉन 2 इंटू -4, -20 अपॉन 2 इंटू -4। अब यहाँ से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 5/2, यानी कि अगर x को हम 5/2 रखेंगे तब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। अब आप इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 5/2 रखोगे तो आपका क्या आएगा, 5 प्लस 20 इंटू 5/2 यानी कि 50 और -4 इंटू 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 55 -25 यानी कि 30 आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और अगर आपको देखो मैक्सिमम वैल्यू जो है, अब आप सोचोगे अगर इसमें मिनिमम वैल्यू पूछते तो क्या करते, देखो ऐसे सवालों में जहाँ पे x² का कोफिशिएंट नेगेटिव दिया हुआ है वहाँ पे हमेशा आपसे मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी जाएगी, कभी भी मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। मिनिमम आपसे तब पूछी जाएगी जब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव दिया हुआ हो। अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम पूछी जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो मिनिमम पूछी जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में जब a पॉजिटिव होता है तो उसका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, और जब मिनिमम होता है तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। अब देखो इसमें मिनिमम, ये जो है पॉजिटिव वाला है, इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये जो ग्राफ है इसको आप आगे तक कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप बता ही नहीं पाओगे क्योंकि ये काफ़ी इनफाइनाइट तक जा रहा है ये ग्राफ। तो मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बता पाओगे, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी वर्टेक्स पे होती है, और वर्टेक्स जो है ये -b/2a पे आती है। इसलिए हमेशा जब भी a पॉजिटिव होगा तो उसके लिए आपकी को मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। और जब भी ये नेगेटिव होगा, ये a<0 के लिए है, जो कि हमसे पूछा भी गया है, तो आपसे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी क्योंकि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो नेगेटिव इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, इसलिए हमेशा इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी। तो ये बात कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया। अब अगला सवाल है, देखो 1/2 a - b का होल स्क्वायर और ये सब दिया हुआ है, हमें बताना है कि p की वैल्यू क्या होगी। अब इस सवाल को देख के लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन देखो जब भी आपको a - b का स्क्वायर और ab और a + b स्क्वायर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये टर्म्स एक साथ दिखती हैं, तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए, और वो फॉर्मूला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 4ab आता है, यानी कि इसमें ab आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। 4ab आता है क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली टर्म्स कट जाती हैं, यहाँ से 2ab आता है और यहाँ से माइनस नेगेटिव आता है, फिर वापस से नेगेटिव 2ab आता है, तो वो प्लस 4ab बन जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। अब उससे सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप क्या करो, ए बी की जगह ये उठा के रख दो, मतलब ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। आप जैसे ये लिखोगे तो बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले इसको सॉल्व कर लिया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 ए माइनस बी का स्क्वायर, फिर ए बी की जगह मैंने लिख दिया 1/4 और ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया था, इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है और फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन होता है 4ab का होता है, लेकिन हमें ए बी दे रखा है तो 4 से डिवाइड कर दिया, और इसको हमने ऐसे ही रखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये मैंने साथ में लिख दी टर्म्स ताकि कैंसिल करने में आपको दिख जाएगी। देखो -1/4 ए माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/4 ए प्लस बी का स्क्वायर। फिर ये जो इधर लिखा हुआ था इज इक्वल के इधर लिखा हुआ था, इसको मैं इधर ले आया तो ये माइनस हो जाएगा पी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों टर्म्स तो कट चुकी है, लेकिन हमें क्या हमारी जो कंडीशन है वो क्या आई है कि इन दोनों को माइनस करने पे ज़ीरो आना चाहिए। अब इन दोनों को माइनस करने पे ज़ीरो कब आएगा, जब दोनों टर्म्स एक जैसी होनी चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो दोनों में एक जैसा ही है, लेकिन पी यहाँ दे रखा है और यहाँ पे 1/4 दे रखा है, तो ये एक जैसी कब बनेगी, ये कब पॉसिबल है, व्हेन p इक्वल टू 1/4। जब p 1/4 होगा तब ये दोनों टर्म्स कैंसिल होकर आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपको लगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए बी और ए प्लस बी ऐसे कुछ आ रहा है, ये दोनों दिए हुए हैं और ए बी पूछा जा रहा है, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, ए बी पूछा जा रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 3rd। मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में।